कविता भागती हुई अंदर पहुंची। वहां अजय फर्श पर पड़ा था, आंखें पूरी तरह खुली हुई, मुंह जैसे चीखते चीखते खुला रह गया हो, चेहरा सफेद और भयभीत। ऐसा लगा जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे वो सहन नहीं कर पाया। खिड़की की ओर देखा तो वहां एक लाल साड़ी में कोई औरत जैसी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था और अगले ही पल वो गायब हो गई। कविता सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि अजय ने वही गलती की थी जो पहले डॉक्टर जोशी कर चुके थे। प्राची डॉक्टर होने के साथ साथ थोड़ी आध्यात्मिक भी थी। उसने निधि की आत्मा की पीड़ा को समझा और तय किया कि वो इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगी। उसने किसी तरह डीन घोष को मनाया और अगले अमावस्या की रात एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। बाबा ने शवगृह की चौखट पर बैठकर तंत्र विधि की तैयारी शुरू की। लाल रंग की चंदन की रेखाएं, भस्म से घेरा और मंत्रोच्चार। प्राची ने अपनी जान की परवाह किए बिना चौथी खिड़की के सामने एक कैमरा लगाया और खुद विधि में शामिल हुई। जो आत्मा न्याय की प्यासी हो वो अब प्रकट होगी। डरो मत, सच को उजागर करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। रात के 3 बजे खिड़की की जंजीरें खड़कने लगी और एक ठंडी हवा शवगृह में भर गई। कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तभी प्राची ने सुना, मुझे न्याय दो। एक परछाई धीरे धीरे सामने आई। वही लड़की, झुलसी त्वचा, अधखुले होंठ और खून से सनी साड़ी। मैं इंतजार करती रही हर रात। कोई मेरा सच नहीं जानता। किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई। मैं अधूरी रह गई। प्राची कांपती हुई खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं करूंगी। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगी। तुम्हें शांति दूंगी, ये वादा है। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए खिड़की पर भस्म फेंका और एक तेज चीख गूंजी जैसे आत्मा ने वर्षों का दर्द उगल दिया हो। कमरे का तापमान सामान्य होने लगा, लेकिन हवा में अब भी भारीपन था, जैसे कोई दर्द अभी पूरी तरह गया नहीं था।